नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आज प्रधानमंत्री मोदी काशी में हैं। देव दीपावली के लिए पूरे काशी को सजाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अब से कुछ देर पहले खजूरी में एक जनसभा को संबोधित किया। काशी में होने वाली देव दीपावली की जगमग और चकाचौंध में सबने ये सोचा था कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों को भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पीएम मोदी के भाषण के ज्यादातर हिस्से किसानों पर केंद्रित थे। क्या बड़ी बातें कही हैं वो आप देख पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गेहूं की खरीद पर 1.5 लाख करोड़ हमने दिए हैं। एमएसपी हटानी होती तो इतनी ताकत हम किसानों को क्यों देते। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने किसानों से छल किया है, इसीलिए किसान इतना आशंकित है कि हम किसानों के फायदे की बात कर रहे हैं, लेकिन वो उसको भी आशंका से देख रहे हैं। नए कानूनों पर भ्रम फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। ये बात काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। भारत के कृषि उत्पाद पूरी दुनिया में मशहूर है। क्या किसान की इस बड़े मार्केट और ज्यादा दाम तक किसान की पहुंच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर कोई पुराने सिस्टम से ही लेन देन को ठीक समझता है तो उस पर भी इस कानून में कहां कोई रोक लगाई है भाई। साथियों, नए कृषि सुधारों से किसानों को नए विकल्प और नए कानूनी संरक्षण ही तो दिए गए हैं। पहले तो मंडी के बाहर हुए लेन देन ही गैर कानूनी माने जाते थे। ऐसे में छोटे किसानों के साथ अक्सर धोखा होता था, विवाद होते थे, क्योंकि छोटा किसान तो मंडी पहुंच ही नहीं पाता था। अब ऐसा नहीं है। अब छोटे से छोटा किसान भी मंडी से बाहर हुए हर सौदे को लेकर कानूनी कार्यवाही कर सकता है। यानी किसान को अब नए विकल्प भी मिले हैं और छल से, धोखे से उसे बचाने के लिए कानूनी संरक्षण भी मिला है। निरंतर ये प्रयास हुआ है कि गांवों में आधुनिक सड़कों के साथ साथ भंडारण की, कोल्ड स्टोरेज की आधुनिक व्यवस्थाएं खड़ी की जाए। हाल में इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का स्पेशल फंड भी किसानों के लिए बनाया गया है। इसी साल देश के इतिहास में पहली बार चलते फिरते कोल्ड स्टोरेज यानी किसान रेल शुरू की गई है। इन प्रयासों से किसानों को नए बाजार मिल रहे हैं, बड़े शहरों तक उनकी पहुंच और बढ़ रही है और इसका सीधा प्रभाव ये पड़ रहा है, यानी कि उनकी आय पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो काशी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन काशी में खजूरी में जब वो जनसभा कर रहे थे तो उन्होंने यूपी में हुए विकास कार्यों की बात की, लेकिन साथ ही साथ उनके इस संबोधन का एक बड़ा हिस्सा किसानों पर भी केंद्रित रहा, क्योंकि हम सब अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त किसान आंदोलन चल रहा है और देश के कई हिस्सों से किसान दिल्ली पहुंचने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। इस बात को लेकर एक टकराव भी देखा जा रहा है। उसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन का एक बड़ा हिस्सा किसानों पर रखा। उन्होंने बताया कि सरकार की ऐसी कोई नीयत नहीं है। सरकार एमएसपी पर 3 लाख करोड़ अब तक दे चुकी है और अगर सरकार की कोई गलत नीयत होती तो फिर इतने काम क्यों किए जाते। बल्कि उन्होंने सीधे तौर पर विपक्ष को निशाने पर रखा है कि अब तक छल की राजनीति की जाती रही,
सेंटर से 1 रुपया आता था, 15 पैसे किसानों तक पहुंचता था। तो ये विपक्ष है जो नहीं चाहता कि किसानों के वेलफेयर के लिए योजनाएं बने। इसीलिए सरकार जब किसान के हित में कुछ प्रयास कर रही है, नए कानून लाई है किसानों के हित में, तो विपक्ष उसमें झूठ के जरिए प्रचार करने की कोशिश कर रहा है। ये तमाम बातें कही हैं प्रधानमंत्री मोदी ने। इस वक्त मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। काशी की तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। जैसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे, वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये बातें, किसानों की बात जो की है प्रधानमंत्री ने काशी से, उस पर हम बातचीत करेंगे। एक पैनल पूरा मेरे साथ है। मेरे साथ गौरव मिश्रा हैं, बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त। गौरव जी, स्वागत है आपका। दीपक झा, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। और पवन सिन्हा जी, हिंदू धर्मगुरु, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले दीपक झा, सीधे तौर पर काशी से उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लिया है। वो कह रहे हैं कि किसान तो मासूम है, किसानों को दरअसल विपक्ष भ्रमित कर रहा है, एक झूठ का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और किसानों की मासूमियत का फायदा उठा रहा है विपक्ष। रोहित भाई, मैं क्या बताऊं, प्रधानमंत्री जी मां गंगा की गोद में खड़े होकर छल की राजनीति नहीं करते हुए चालबाजी की राजनीति करते हैं, जालबाजी और जालसाजी की राजनीति करते हैं। किसानों को प्रधानमंत्री जी के जो पार्टी के लोग हैं एक खालिस्तानी बताते हैं। इससे ज्यादा बुरे दिन हिंदुस्तान के किसानों के लिए क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है वो मनमोहक कहानियों की तरह होती है, मनोरम कहानियों की तरह। तो प्रधानमंत्री जी इतने मासूम नहीं है जो कि उनको बनारस में जाके कहना पड़ रहा है बातें। किसान आपके दर पे आया हुआ था, बॉर्डर पे अभी भी डेरा डाले खड़े हुए हैं। न जाने कितने किसानों कर तो रहे हैं, तारीख तो दे दी है बात करने के लिए। रोहित जी, कितने किसानों की आपने हड्डियां तोड़ दी। ठंड में आप पानी की बौछारें डाल रहे हैं। क्या पाकिस्तानी है, क्या आतंकवादी है? अरे मोदी जी, आप दिल्ली से भाग के बनारस क्यों चले गए बात करने के लिए? आप बनारस में बनारस की बात करते ना, बहुत अच्छा होता। आप अपने लोगों को यहाँ पे बुला के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ, किसानों के साथ मुलाकात नहीं कर सकते? वहां पे जाके आप बुरा भाग गणित और बनियागिरी कर रहे हैं कि हमने 50 लाख दे दिया। अरे मोदी जी, देश को ऐसे कैसे चलाएंगे? जिन किसानों ने आपको माँ का लाडला कहा था कि आप किसान पुत्र हैं, गरीब के बेटे हैं, चाय वाले हैं, आपको कुर्सी दे दी, आज आपने उसकी रोटी खाने के लिए छीन रहे हैं मोदी जी। आज आप उनके पेटों पे लात मार रहे हैं मोदी जी। तो कृपया करके बनारस में जाके मनोरम कहानियों की तरह भाषण मत दीजिए। मैं तो कहता हूँ मोदी जी से अच्छा भाषण कोई नहीं देता। मैं उनके भाषणों की बहुत तारीफ करता हूँ, लेकिन जितना झूठ मोदी जी अच्छे से बोलते हैं, शायद देश में आज कोई इतना बड़ा झूठा नेता नहीं होगा मोदी जी। क्योंकि आप किसानों के हित की बात करने के लिए दिल्ली संसद भवन छोड़ के, पार्लियामेंट छोड़ के, रामलीला मैदान छोड़ के बनारस मां गंगा की घाट पे चले गए। और आप कैसी बातें करते हैं? 5 साल के बच्चे की तरह विद्या माँ की कसम, गंगा माँ की कसम, ऐसा कर देंगे हम, वैसा कर देंगे। अरे मोदी जी, ऐसे विद्या माँ की कसम, गंगा माँ की कसम कह के आप गंगा जल को प्रभावित मत करिए ना, गंगा जी को आप अपमानित मत करिए। आपका झूठ देश जान चुका है। और आप लोग कहते हैं 50 लाख की खरीदी हुई है। आपको पता है देश में दाल कितने मिलियन टन पैदावार होता है? नहीं पता है मोदी जी। आपने जितना अंदाजा बता दिया, 1 साल में मैं बता रहा हूं कितना होता है, 17 लाख मिलियन टन पैदा होता है मोदी जी। कहां से आप खरीदते हैं? कहां से इतना झूठ लाते हैं? 50,000 लाख आपने आंकड़ा दे दिया। तो रोहित भाई, ये आंकड़े के जादूगर है मोदी जी। आज दिए जलाने दीजिए इनको। दिए जलाए थे कोरोना भगाने के लिए भी, दिए जला रहे हैं देश के दुख दर्द को नाश करने के लिए भी। लेकिन मोदी जी से बड़ा आज झूठा व्यक्ति इस देश में कोई नहीं है। भाजपा पूरी तरीके से चंडमुंड की सेना बन चुकी है, जो कि देश को बर्बाद कर देगी। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि 135 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर भाजपा को लोग वोट करने वाले 30 से 35 करोड़ है, तो क्या बाकी लोग देशद्रोही हैं क्या? बताइए ना। तो क्या खालिस्तानी है क्या? क्या पाकिस्तानी है? तो भाजपा का एक कहना कि जो मोदी जी को सपोर्ट नहीं कर रहा है वो पाकिस्तानी है, नहीं, ऐसा किसने कहा? वो गद्दार है। किसानों को भ्रमित किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों के द्वारा। तो ये सरासर एक देश के साथ धोखाधड़ी और गद्दारी है। मोदी जी सिर्फ भावनाओं का व्यापार करते हैं। लेकिन क्या विपक्ष इस पर राजनीति नहीं कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं रोहित भाई। किसानों के साथ अगर हम खड़े तो इसमें राजनीति है क्या? किसानों के साथ किसान हमारे पेट में रोटी देते हैं, किसान हमारे लिए दाल पैदा करते हैं, चावल पैदा करते हैं। हम अगर उनके साथ बैसाखी की तरह कंधे से कंधा मिला के चढ़े तो इसमें राजनीति कहां से आ गई? राजनीति तो वो मोदी जी कर रहे हैं ना। बनारस भाग गए, किसान उनके दर पे आए हैं और बनारस में जाके कहते हैं गंगा माता की कसम, गंगा जल की तरह हम राजनीति करते हैं। अरे भैया, गंगा जल की राजनीति बिहार में होती है, वही बिहार की राजनीति आपने देख लिया है। विपक्ष का कौन सा नेता उतर रहा है? विपक्ष भी तो ट्वीट खेल रहा है बस, और क्या कर रहा है विपक्ष?
राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, अमरिंदर सिंह ट्वीट कर रहे हैं। पहले अमरिंदर सिंह ये कह रहे थे कि हम ऐसा कानून अपने स्टेट में बनाएंगे पंजाब में कि केंद्र का बनाया हुआ कृषि कानून निरस्त हो जाएगा। उसका क्या हुआ? वो कहां गया? कृषि केंद्र का निरस्त करने अगर का इतने कानून हितैषी बना- हैं तो फिर वो बना करके चुके दिखाते ना हैं। पहले। मैं वही कह रहा हूँ, पंजाब ने वो देश में पहला निरस्त करने वाला राज्य बन चुका है, कानून बना चुका है। और रही बात किसानों का आंदोलन है, हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं। किसान अपने आप में इतने सक्षम है कि वो सरकार की ईंट से ईंट हिला देंगे। अभी राजनीतिक आंदोलन देने की इसकी जरूरत नहीं है। भाजपा के लोग तो वैसे ही कह रहे हैं कि ये कांग्रेसियों का आंदोलन है। अरे बेशरम भाजपा के लोग कहेंगे कि इसमें ठीक है, राजनीतिक हो ठीक रही है। अब आपने बहुत आरोप लगाए हैं, इन आरोपों पर मुझे जवाब लेने दीजिए। मेरे साथ गौरव मिश्रा भी हैं, बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त, और मेरे साथ सतीश निगम साहब भी हैं, पूर्व विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। पहले मैं गौरव आपके पास चलूंगा। गौरव जी, आपने सारी बातें सुनी होंगी। हमारे साथ दीपक झा जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो प्रधानमंत्री ने इशारों में बात कही है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका छल का इतिहास रहा है और वो अब किसानों को भी उसी छल के जरिए आशंकित कर रहे हैं, ये किस ओर इशारा था पीएम का? प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोई इशारों में बात नहीं की, स्पष्ट और बहुत साफ बात। सर्वाधिक समय देश में राज करने वाले जो रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी या उसके समर्थित जो दल है, इन लोगों ने देश के किसानों को लगभग 13,000 साल में किसान को मौत के मुंह में छूटने पर मजबूर कर दिया। 13,000 के वो सोए हुए थे क्या? आज आगे बुनियादी स्तर पर कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिए जो काम हुए हैं उनसे ये बौखलाए हुए हैं। और जिस तरह से आज ये हवा दे रहे हैं, एक ऐसे लोग जो परंपरागत रूप से भाजपा के वोटर नहीं रहे हैं, उनमें अपनी राजनीति की संभावना खोजने का प्रयास कर रहे हैं, उनको भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, उनमें भ्रम पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं और झूठ को बार बार बोल करके उसको सच में तब्दील करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि इसमें यह सफल नहीं हो सकती। सच्चाई यह है कि देश के किसानों में कोई उद्वेलन नहीं है, देश के किसानों में कोई ऐसी बेचैनी नहीं है, उसके लिए नए दरवाजे खुले हैं कि पुरानी व्यवस्था उसी तरह कायम है। मुझे लगता है कि कम से कम अभी भी सकारात्मक राजनीति की तरफ विपक्ष को मुड़ना चाहिए। ये देश के लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ परंपरा होगी। परंतु दुर्भाग्य है कि आज भी पाकिस्तान और चीन का एजेंडा चलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर, जो स्वयं अंशांश अवतार है भगवान भोलेनाथ के, और काशी में आज देव दीपावली के दिन जिस तरह से वो शंखनाद कर रहे हैं, देश का प्रत्येक किसान प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। और इनकी झूठ और भ्रम फैलाने वाली जो रणनीति है वो काशी की धरती से ही टूटेगी, आप देखिएगा। सतीश निगम जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। मैं सतीश जी के पास लेता हूं सवाल एक। सतीश जी, सीधे तौर पर विपक्ष पर निशाना है कि झूठ की राजनीति किसानों के मामले में कर रहा है। किसानों को लेकर पूरा जो विपक्ष है वो राजनीति कर रहा है और एक झूठ का माहौल क्रिएट किया है जिसमें किसानों को फंसाया जा रहा है। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि जो इसे झूठ की राजनीति की संज्ञा दे रहे हैं, तो सरकार उनके भ्रम को दूर क्यों नहीं करती? सरकार ये क्यों नहीं कहती कि एमएसपी आजीवन चलेगा, एमएसपी खत्म नहीं किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से? और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? जैसा ये कह रहे हैं कि साहब मार्केट खुल जाएगी, अभी हमारे देश की जमीनी हकीकत थोड़ा अलग है। कुछ क्षेत्र के देश के कुछ क्षेत्र के कुछ प्रदेश के किसान थोड़ा संपन्न है, लेकिन हम जहां रहते उत्तर प्रदेश के यहाँ किसानों की हालत हम जानते हैं कि ये अपने गांव से और लोकल मंडी तक पहुंचाने की स्थिति में नहीं होते। इनके लिए पूरे देश का बाजार हो जाएगा और इनका सामान देश के दूसरे कोने में पहुंच जाएगा। ये बहुत असंभव सी बात है। अभी देश की हकीकत तो जाने। कृषि बिल यही तो कहता है कि फिर कृषि बिल यही तो कहता है कि वो लोग किसानों तक पहुंच जाएंगे, पूरा का पूरा खेत एक बार में ले लेंगे उनसे, उनको जाने की जरूरत ही नहीं है मंडियों को। ये भी तो कहता है कृषि बिल। जो इनकी मंशा है, ये पहले तो उन्हें एमएसपी से ज्यादा पैसे देंगे और उसके बाद जो है या तो फिर सरकार इसके लिए कड़ा कानून बनाए कि अगर एमएसपी से कोई कम पैसा देगा तो उसको इतने साल की जेल होगी। कानून नहीं तो क्या अभी एमएसपी से कम मिला है क्या कभी? अगर आपने एक बार दो बार एमएसपी से ज्यादा पैसा दिया और कल अगर गवर्नमेंट ने एमएसपी बंद कर दी, अगर एमएसपी का इस्तेमाल नहीं हुआ, गवर्नमेंट ने अगर एमएसपी बंद कर दी, तो उसके बाद हमारे किसानों का क्या होगा? फिर तो मनचाहा मूल्य पर
उनका सामान खरीदा जाएगा। ये परेशानी है किसान की को अगर शंका है तो उसका निवारण गवर्नमेंट को उसी स्तर पर जाके करना चाहिए और एमएसपी से कम खरीद पर जो आदमी खरीदेगा ये तो आश्वासन बार बार दे रहे हैं ना, प्रधानमंत्री भी आश्वासन दे रहे हैं, कृषि मंत्री भी इस बात को कह रहे हैं कि कब बताइए ना कब की एमएसपी से कम खरीद हुई हो। ऐसा तो हुआ नहीं कभी भी, तो फिर क्यों? बल्कि आज उन्होंने जिक्र किया कि 3 लाख करोड़ की एमएसपी हमने अभी तक दी है। अगर ऐसा कोई हिडन एजेंडा होता तो फिर ऐसा क्यों होता? बात सुन लीजिए, मैं ये भी आपसे कह रहा हूं, मैं भी किसान हूं इसलिए बहुत दावे के साथ कह रहा हूं। आज की तारीख में सरकार का जो गेहूं का मूल्य था, इन्होंने 1830 रुपए तय किए थे, लेकिन उसमें खरीद नहीं हुई, बिचौलियों के थ्रू लिया गया और आज मार्केट में गेहूं की स्थिति है कि 1400 रुपए में गेहूं बिक रहा है। 1400 रुपए में गेहूं बिक रहा है इस समय और पूरा किसान ये महसूस कर रहा है कि अब हम करें तो क्या करें। ठीक है, मेरे साथ पवन सिन्हा जी भी हैं। पवन सिन्हा जी हिंदू धर्म गुरु हैं, लेकिन राजनीति की भी बहुत अच्छी समझ रखते हैं और राजनीतिक विषयों पर भी बहुत अच्छी पकड़ वो रखते हैं। और मुझे लगता है कि पवन जी, आप जो किसान आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन के साथ साथ जो राजनीति चल रही है उस पर भी आपकी बारीक नजर होगी। जो प्रधानमंत्री ने आज कहा, काशी की धरती से उन्होंने किसानों का जिक्र किया, अन्नदाता उन्होंने किसानों को कहा, वो कह रहे हैं कि बरगलाने की कोशिश हो रही है किसानों को। सरकार तो किसानों को वेलफेयर के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ एक लोग हैं जो नहीं चाहते कि किसान स्वायत्त हो, किसान स्वतंत्र हो, और वही लोग हैं जो किसानों को भड़काने की, दिग्भ्रमित करने की और एक तरीके से उनके साथ छल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपका क्या टेक है इस पर? आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी पॉलिटिक्स की, हर चीज की अच्छी समझ रखते हैं? जी, हम लोग किसान को हमेशा से अन्नदाता मानते हैं। भारतीय शास्त्रों के अनुसार किसान की बड़ी महिमा है और बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है जी। भारत की ही नहीं, पूरी दुनिया की एक समस्या है कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, जो वायदे किए हैं, जो एश्योरेंस दिए हैं, मां गंगा की कसम खाई है, मुझे उस पर कतई संदेह नहीं है। लेकिन किसानों के लिए 2 चीजों को हमें ठीक करना पड़ेगा। पहली चीज ये है कि पूंजीवाद को कहीं ना कहीं हमें सीमित करने की जरूरत है और दूसरी चीज ये है कि लोगों का इसमें विश्वास उत्पन्न करने की जरूरत है कि पूंजीवाद सीमित हो जाएगा। क्योंकि लोगों को इस वक्त एक डर ये लग रहा है कि खेत खरीद लिए जाएंगे। देखिए, जो वॉल्यूम होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है किसान के लिए। तो जो छोटे किसान हैं वो कहीं परेशान ना हो जाए, क्योंकि बड़े किसान को दबाना आसान नहीं होता, आज भी आसान नहीं होता। और वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो बड़े किसानों को फायदा ज्यादा मिलता रहा है भारत के अंदर पिछले 73 वर्षों में। तो जो छोटे किसान हैं उनके मन में कहीं ये विश्वास उत्पन्न करने की इस वक्त महती आवश्यकता है सरकार को कि उनकी जमीन एकदम सुरक्षित है, उनकी मंडियां एकदम सुरक्षित हैं, उनके लोग एकदम सुरक्षित हैं। तब कहीं जाकर यह किसान वो उस डर से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि जो व्यापारी के मन में डर होता है उससे कहीं ज्यादा डर होता है एक किसान के मन में। तो किसान को सीधे एड्रेस करने की आवश्यकता है इस वक्त। बिल्कुल गौरव मिश्रा जी, ये बात बिल्कुल ठीक कही है पवन सिन्हा जी ने कि ठीक है, जैसे कि आज प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग हैं, भ्रमित करने वाले लोग हैं, किसानों के मन में आशंकाएं हैं। तो आशंकाएं हैं तो आशंकाओं को शांत करने का भी जिम्मा सरकार का है। अगर आप कोई नई चीज को, नया कानून लेकर आते हैं, उस पर सवाल उठते हैं, उस पर शंकाएं होती हैं, तो उस शंकाओं को समाधान देने का, उनको शांत करने का जिम्मा भी आपका है। तो ये इसमें अभी तक कामयाबी क्यों नहीं मिली है? तभी किसान आक्रोशित है, सड़कों पर है। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार बखूबी इसको निभाएगी। देखिए, एक बात बहुत साफ तरीके से आपको समझाएं, देश में सीमांत और छोटा किसान लगभग 85 से 90% है और जो एपीएमसी मंडियां हैं पूरे देश में लगभग 7,000, उन मंडियों में बिचौलियों का और आड़तियों का एक तरह से कब्जा है, मैनिपुलेशन है। और वो जो छोटे किसान हैं उनके लिए उन मंडियों के दरवाजे नहीं खुल पाते और कहीं ना कहीं उनको जो लाभ होना चाहिए। नहीं गौरव मिश्रा, देखिए गौरव मिश्रा, मेरा एक सीधा सवाल है। देखिए, मेरा एक सीधा सवाल है, किसी भी किसान से हम लोग बात करते हैं, हमारे संवाददाता फील्ड पर जाते हैं, किसी भी किसान से हम लोग जब बात करते हैं, उनकी पहली लाइन ये होती है कि एमएसपी लिखकर देने में क्या आपत्ति है सरकार को। प्रधानमंत्री उसको बोल देते हैं मंच से, कृषि मंत्री उसका वादा कर देते हैं, लेकिन उसको लिखकर देने में क्या दिक्कत है? लिखकर देने में क्या परेशानी है? मैं आपको बता रहा हूं, एमएसपी बहुत, देखिए हमारी ही सरकार है जिसने A2FL और C2 पर एमएसपी को लागू किया। दूसरी बात, इन कानूनों के आने के बाद भी एमएसपी को बढ़ाया है। आप जिस गारंटी की बात कर रहे हैं, एमएसपी मंडियों से बाहर भी
खरीदी जाए एमएसपी पर, चाहे जो भी खरीदे, प्राइवेट मंडियां जो बनेंगी उसमें भी उसी एमएसपी पे खरीदी जाए, तो इस बात की क्या गारंटी है कि बेचने वाला एमएसपी से नीचे जाकर के न बेच दे? तो उसका मतलब उसको भी जेल में डाला जाए, उसके लिए भी कानून नया बने। तो ये देखना तो सरकार का काम है ना सर, ये देखना सरकार का काम है। एमएसपी तो सरकार लागू करती है, एमएसपी सरकार अनाउंस करती है, और फिर उसके बाद सरकार के इतने अफसर होते हैं, कृषि विभाग के इतने अधिकारी हैं, उनका काम है कि किसी भी परिस्थिति में किसान को धमकाकर या डराकर एमएसपी से नीचे उसको पैसा ना मिले, ये देखना तो सरकार का काम है ना सर। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एमएसपी पे जो खरीद होनी है, जितनी मंडियां हैं उन मंडियों में एमएसपी पर ही खरीद होनी है। आज हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने, आज देखिए, धान की खरीद एमएसपी पर ही हो रही है, गेहूं की खरीद एमएसपी पर बिल्कुल ही हो रही है। मैं आपकी हर बात से मैं आपकी हर बात से एग्री कर रहा हूं कि ठीक है एमएसपी पर खरीद हो रही है, तो इसी को लिखकर देने में आगे क्या समस्या है कि आगे भी एमएसपी पर खरीद होगी, इसको देने में क्या समस्या है? अगर ये बात हो जाए तो मुझे लगता है कि शायद आंदोलन ही ना होता। नहीं, मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं। मैं पूर्वांचल से आता हूं, काशी से आता हूं, और 1952 में विश्वनाथ गहमरी ने पूर्वांचल के दरिद्रता की, पूर्वांचल के किसानों की दरिद्रता की कहानी सुनाई थी संसद में, और पंडित नेहरू रोए थे उस पर। आज पूर्वांचल के किसानों के लिए पेरिसेबल कार्गो गाजीपुर और राजा तालाब काशी में जो खुला है, आज यहाँ की सब्जियां दुबई तक गई हैं, यहाँ से उगने वाला मिर्चा दुबई तक ठीक है, आप सब मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, क्योंकि मैं इसी सवाल पर वापस आऊंगा कि एमएसपी को लिखकर देने में क्या दिक्कत है। देखिए, दो चीजें हैं, या तो आप किसानों को समझा लीजिए, या तो आप किसानों को आश्वस्त कर लीजिए, किसी भी तरह की आशंका अगर उनके मन में है तो उसको आप शांत कर दीजिए, या फिर किसान जो कह रहे हैं, जो उनकी बात है, उसको सरकार माने या उसका एक विकल्प, उसका सोल्यूशन निकाले। ये दो ही रास्ते हैं, इन्हीं के जरिए समस्या का समाधान हो सकता है।